हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 66वीं बीपीएससी के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसकी डेट 27 दिसंबर है और बहुत दिन बचे नहीं हैं। इसलिए मैं एक ये टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसके हर वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे और वो व्याख्या सहित होंगे। और ये व्याख्याएं बहुत लंबी नहीं होंगी, और जिससे कि आपका समय भी बचे और कुछ ना कुछ आप उससे संबंधित तथ्य भी जान सकें। तो इसको आप ध्यान से देखिए। और ये भी बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये बिहार पीसीएस के साथ साथ ये बिहार कांस्टेबल, बीपीएससी ऑडिटर और जो भी एग्ज़ाम अदर्स जिनमें जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप अगर उनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको जैसा भी समझ में आता है, जो भी सुझाव आपके मन में हो, आप उसे कृपया ज़रूर लिखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो बाईं तरफ देखिए नदियाँ दी हैं और दाहिनी तरफ स्थल। तो पहले में है सिंधु। सिंधु बहती थी मोहनजोदाड़ो में, तो एक का सी हो जाएगा। भोगवा नदी लोथल से संबंधित है। हिंडन आलमगीरपुर से संबंधित है। और घग्गर नदी कालीबंगा से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है। तो देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 3 है, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, एडविन अर्नोल्ड। ये एक अंग्रेज कवि और पत्रकार थे और गौतम बुद्ध के जीवन पर इन्होंने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी थी। तो इस नाम को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे। ए 4, बी 5, सी 8 या डी 6। तो देखिए मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। तो उत्तर हो जाएगा इसमें ई, क्योंकि 7 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था। तो जो लगान या भू राजस्व की दर थी प्राचीन काल में वो क्या थी। तो देखिए प्राचीन धर्मशास्त्रों में जिस भू राजस्व दर का उल्लेख किया गया है वो 1/6 है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। तो देखिए भास्कराचार्य लीलावती के लेखक थे, जो गणित पे एक प्रसिद्ध पुस्तक है मध्यकाल की। तो उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 है, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 में मंदिरों के नाम दिए हैं और सूची 2 में राजवंशों के नाम दिए हैं। इन दोनों का मिलान करना है कि किस राजवंश ने क्या बनवाया। तो एक है खजुराहो। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हम लोग जानते हैं कि चंदेलों द्वारा करवाया गया था। वहीं एलोरा के जो मंदिर हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इनका निर्माण सोलंकियों द्वारा करवाया गया था। और वहीं दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्तों द्वारा करवाया गया था। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा 7 का ए। और आप इनके स्थान भी याद रखिए। खजुराहो तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और एलोरा के जो मंदिर हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, आप जानते भी होंगे, ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित हैं। और दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ ललितपुर ज़िले में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। तो देखिए मंगोलों का पहला आक्रमण 1221 में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे हुआ था,
और उस समय शासन इल्तुतमिश का था, इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। और मंगोलों का ये आक्रमण चंगेज़ खां के समय हुआ था, जब वो उनका नेता हुआ करता था, इसलिए 8 का हो जाएगा उत्तर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा शासक था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से 1526 तक विस्तारित थी, लगभग 320 साल के लिए। और इसमें किसी वंश ने अगर सर्वाधिक समय तक शासन किया तो वो तुगलक थे, और अगर किसी शासक की बात की जाए तो वो बहलोल लोदी था, जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया। इसने 1451 से 1489 तक शासन किया था, जो कि 38 समय का काल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका उत्तर होगा ए, रबिया उद दौरानी का मकबरा। इसे द्वितीय ताजमहल के भी नाम से जाना जाता है, और इसे औरंगज़ेब ने औरंगाबाद में बनवाया था, जो कि उनकी पत्नी थी रबिया उद दौरानी, उनके स्मृति में एक मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे द्वितीय ताजमहल की भी संज्ञा दी जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मुगल काल में दरोगा का पद क्या होता था? पुलिस अधिकारी, टकसाल अधिकारी, लगान अधिकारी, सैन्य अधिकारी। तो देखिए, ये टकसाल अधिकारी हुआ करता था, और टकसाल वो जगह थी जहाँ पे सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे, और ये उनकी देखरेख करता था। तो उत्तर हो जाएगा 11 का बी। प्रश्न नंबर 12 है, किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह प्रथम। इन्हें एक खफ़ी खां के नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने शाहे बेखबर की उपाधि दी थी। और बहादुर शाह प्रथम जो थे, ये औरंगज़ेब के पुत्र थे, और इन्होंने 1707 से 1712 तक शासन किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 12 का डी। प्रश्न नंबर 13 है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने की उद्घोषणा कब की गई थी? तो देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी की उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया था, और जिसमें ये उद्घोषणा की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शासन करने के अधिकार वापस लिए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगज़ेब के प्रशासन से की थी? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर होगा, और इन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगज़ेब से की थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनका प्रशासन औरंगज़ेब के प्रशासन की ही तरह दमनकारी और जन विरुद्ध नीतियों से भरा हुआ था, इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 15 है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो देखिए, सन 1946 में जब क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक मिशन भारत भेजा था, मतलब कि एक कमेटी भारत भेजी थी, जिसको कि कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और उस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ये था कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार से किया जाए। तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये मिशन यहाँ पे आया था, और उस समय लॉर्ड वेवेल यहाँ के वायसराय थे, इसलिए उत्तर हो जाएगा 15 का डी। प्रश्न नंबर 16 है, हाल्टोक समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? भू राजस्व, अकाल, शिक्षा या कृषि? तो देखिए, शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए सर फिलिप जोसेफ हाल्टोक की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की गई थी, और ये 1929 में जो है गठित की गई थी, जिसे हाल्टोक समिति भी कहा जाता था। तो उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि शिक्षा के विकास पर इसे रिपोर्ट देना था। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए, हम सबको पता है कि 1916 से 1918 के बीच में भारत में होम रूल लीग आंदोलन चला था,
और इसका नेतृत्व दो लोगों द्वारा किया गया था। एक तो बाल गंगाधर तिलक थे पहले, और दूसरी एनी बेसेंट। तो इन दोनों लोगों के नेतृत्व में दो होम रूल लीग का गठन किया गया था। इसलिए इसमें उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929, 6 अप्रैल 1929, 7 अप्रैल 1929 या 4 अप्रैल 1929। तो देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। और ये बम किस लिए फेंका था? क्योंकि उस समय दो बिल थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो जो ब्रिटिश सरकार ला रही थी उसके विरोध में इन्होंने वहाँ पे बम फेंका था। तो उत्तर हो जाएगा ए, 8 अप्रैल 1929। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखिए, तेभागा आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है जो कि बंगाल में हुआ था। और ये एक प्रकार का बटाईदारों का आंदोलन था जो अपने जोतदारों के विरुद्ध कर रहे थे। और उनकी मांग थी कि जो लगान की दर है उसको 1/3 कर दिया जाए कुल उपज का। तो इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका बी, बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा था? तो देखिए, अगर धन के निष्कासन के सिद्धांत के बारे में पूछता कि किसने दिया था, तब तो उत्तर दादा भाई नौरोजी हो जाता। मगर रक्तस्राव की जो उपमा या संज्ञा है, ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसलिए उत्तर हो जाएगा 20 का सी। प्रश्न नंबर 21 है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको PWD भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी। और डलहौजी से पहले ये सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैन्य बोर्ड होता था उसके द्वारा देखा जाता था। बाद में इन्होंने आके सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिससे कि सार्वजनिक निर्माण के कार्य जो है तेज़ी से हो पाए। प्रश्न नंबर 22 है, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता RM सयानी द्वारा किया गया था। इसलिए उत्तर हो जाएगा सी। और ये जो वंदे मातरम गीत था, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है और इसे आज़ादी के बाद राष्ट्रीय गीत का भी दर्जा दिया गया। इसलिए 22 का हो जाएगा उत्तर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो देखिए, मद्रास टेनेंसी एक्ट 1898 में लागू हुआ था। इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 24 है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था? तो देखिए, 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने ये वक्तव्य दिया था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। और 1931 का जो अधिवेशन था वो एक बात के लिए और भी जाना जाता है या महत्वपूर्ण है, वो इसलिए कि जो गांधी अरविंद समझौता हुआ था उसको इस अधिवेशन में मान्यता दी गई थी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में या उनके नेतृत्व में एक माउंटबेटन योजना का निर्माण किया गया था, जो कि भारत में सत्ता हस्तांतरण और भारत के विभाजन से संबंधित था। और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम का जो सिलहट ज़िला है, यहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाएगा। और ये जनमत संग्रह इसलिए करवाया जाना था कि इससे निर्धारित किया जाता कि उस क्षेत्र के लोग किस तरफ जाना पसंद करेंगे, मतलब वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहेंगे कि भारत में सम्मिलित होना चाहेंगे। तो ये इस जनमत संग्रह का उद्देश्य था।
तो बी और सी इसमें सही ऑप्शन है, इसलिए इसमें उत्तर एक से अधिक बन रहे हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 25 का ई। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले 25 प्रश्न के जो वीडियो हैं वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो आप इस तरह करके 25-25 प्रश्न आप देखते रहें, और इस तरह से अपनी तैयारी को थोड़ा सा आप शेप करते रहें। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।